हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अस्पुंज स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आज फिर हम आपके लिए आज लेकर के आ गए हैं अनसॉल्व सेट का पार्ट नंबर 2 लेकर। और इससे पहले कि अगर आप हमारी पहले की वीडियोस ना देखे हों तो उनको ज़रूर देखें। और चैनल पर अगर हमारे साथ नए जुड़ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे इसका पार्ट नंबर 2, जहाँ से हमने फिनिश किया था उसी के आगे से हम ले रहे हैं। लिखा है आपका खंड सा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि नॉर गेट का प्रतीक एवं सत्यता सारणी बनाइए। यानी इसका क्या बताना है, सिंबल बताना है और इसका ट्रूथ टेबल बनाना है नॉर गेट का। तो चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन देते हैं हम। तो नॉर गेट का सबसे पहले प्रतीक बनाना है, तो यहाँ पे मैं प्रतीक लिख दे रहा हूँ। नॉर गेट का प्रतीक, देखिए नार गेट को नॉट प्लस आर कह सकते हैं आप, है ना। तो आर गेट कैसे बनता है, ऐसे बनेगा आर गेट, इस तरीके से आर गेट होगा। इसमें दो इनपुट हो जाएंगे और यहाँ पर ऐसे लगा देंगे तो निगेशन ये नॉट हो जाएगा। एक आउटपुट, इसको हम ए, इसको बी, इसको कह लेंगे वाई, है ना। इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं। तो ये आपका कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। अब रही बात इसकी सत्यता सारणी की, सत्यता सारणी भी बगल में बना लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं सत्यता सारणी। देखिए सत्यता सारणी कैसे बनेगी इसकी, सत्यता सारणी या इसी को अंग्रेजी में ट्रूथ टेबल बोला जाता है। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए पहले तो कॉलम बना लेते हैं कई। यहाँ पे लिख लेंगे पहले कॉलम में ए, दूसरे कॉलम में बी और तीसरे कॉलम में लिख लेंगे y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। देखिए मैं यहाँ पे a लिख ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे b, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और अगली बार हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे निगेशन लगा देंगे, है ना। तो ये आपका ट्रूथ टेबल हो जाएगा नार गेट का। तो नार गेट का जो बुलियन व्यंजक बनेगा, सॉरी प्रतीक इस तरीके से बनेगा। अगर हम बुलियन व्यंजक की बात करें तो बुलियन व्यंजक भी लिख सकते हैं, लिख भी देते हैं। चलो इसका बुलियन व्यंजक क्या होगा, बुलियन एक्सप्रेशन यानी बुलियन व्यंजक। तो ध्यान से देखिए भाई, नार गेट का जो बुलियन व्यंजक होगा वो ए आर बी निगेटेड इक्वली वाई, मतलब आर गेट की तरह होगा, उसके ऊपर निगेशन लगा देंगे। ये इसका बुलियन व्यंजक हो गया। वैसे पूछा नहीं था फिर भी हमने आपको बुलियन व्यंजक बता दिया। देखिए इसमें जीरो जीरो रखेंगे तो आर गेट में आपको जीरो प्राप्त होता है। अगर वन रखेंगे, यहाँ पे जीरो रखेंगे फिर भी आपको वन प्राप्त होगा। और अगर जीरो और वन है तो भी वन प्राप्त होगा। और अगर वन वन है तब तो वन आएगा ही। यहाँ पे ऐसा नहीं वन वन ऐड करके टू लिख देना, नहीं, गलत हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए निगेशन लगा हुआ है तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, वन है तो जीरो, वन है तो जीरो। ये आपका ट्रूथ टेबल बन करके तैयार हो गया। तो नार गेट की सत्यता सारणी आपको बता दी गई। और अगर आप गेट बिल्कुल ना जानते हो तो हमारी सबसे पहली वीडियो इसमें पड़ी होगी, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए आपको मिल जाएगी, या गेट डाल देना, गेट बाय अस्पुंज सर, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया आज का। इस सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके लिखा है कि एक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस तथा नति कोण 45 डिग्री है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता तथा क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। चलिए भाई इसके बारे में पहले आप कुछ जान लीजिए। देखिए ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है ये ज्ञात करना है और संपूर्ण तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें देखिए एक शब्द आया है नति कोण। आपको इस चैप्टर को पढ़ाते समय जरूर बताया गया होगा कि नति कोण किसे कहते हैं। तो नति कोण वह कोण होता है जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे नति या नमन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इंग्लिश में बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो नति कोण या नमन कोण दोनों नाम हैं इसके।
और एक कोण और आता है दिक्पात कोण। तो दिक्पात कोण किसे कहते हैं मैं उसको भी डिफाइन कर दे रहा हूँ, और अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हों तो लिख भी लें। दिक्पात कोण होता है भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना कोण दिक्पात कोण कहलाता है। तो चलिए इसमें हम बताते हैं आपको सोल्यूशन कैसे देना है। तो इसमें देखिए जो क्षैतिज घटक होता है, पहले आप कुछ फार्मूले इससे समझ लीजिए इससे रिलेटेड। तो आपका जो क्षैतिज घटक होता है एच बराबर होगा बी ई कॉस थीटा। एच बराबर होता है बी ई कॉस थीटा। और ये क्या है आपका क्षैतिज घटक है, इसको क्षैतिज घटक है या हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, एच का मतलब क्षैतिज घटक। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और एक होता है v इज इक्वल्स टू बी ई साइन थीटा, ये है आपका वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक होगा। एच वी बराबर बी ई साइन थीटा हो जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। आप ऐसा करिए सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करिएगा, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v अपान में h इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा बी ई साइन थीटा और अपान में बी ई कॉस थीटा। तो बी ई से बी ई कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो v अपान h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा साइन बटे कास क्या कहलाएगा tan थीटा, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स v अपान h। थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स v अपान h। तो ये आपका एंगल आ गया निकल करके, है ना। तो ये फार्मूला आपको सिखाया गया होगा जरूर जहाँ पर भी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। भूचुंबकत्व के अवयव में 3 हेडिंग होती हैं, एक होता है आपका दिक्पात कोण, एक होता है नति या नमन कोण, और एक होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। वहीं पे आपको ये पढ़ाया गया है, ठीक है। चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर में ये आएगा। चलिए, तो आपको अब न्यूमेरिकल पे आ जाना है। मैं आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ, आप न्यूमेरिकल अच्छे से समझेंगे। देखिए आपको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है यानी एच की वैल्यू, क्षैतिज घटक का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एच की वैल्यू आपको दी गई 0.3 गॉस, है ना। गॉस जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, लेकिन ये होता है सीजीएस सिस्टम में। तो 0.3 गॉस हो जाएगा। और इसके बाद इसका नति कोण दिया गया आपको, यानी नति कोण या नमन कोण उस थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा बराबर आपको दिया गया 45 डिग्री। कितना दिया गया है 45 डिग्री। तो पृथ्वी के संपूर्ण तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो संपूर्ण तीव्रता का भी फार्मूला लिख लीजिए। संपूर्ण तीव्रता जो होती है, संपूर्ण तीव्रता जो फार्मूला होगा तो वो होता है बी ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी होता है एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो आपको जो निकालना है उस पर आ जाएं आप। आपको क्षैतिज घटक की गणना करनी है। ऊर्ध्वाधर घटक आपको दिया गया, सॉरी 0.3 गॉस में ध्यान नहीं दिया भाई, इसको सही कर लीजिए। ऊर्ध्वाधर घटक है ये, वर्टिकल कंपोनेंट है, अर्थात यहाँ पे आप वी लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा v अपान एच। पहले तो यहीं लिख लीजिए। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है v अपान में h। तो यहाँ पे आप tan को tan ही रखेंगे और थीटा की वैल्यू कितनी है आप 45 डिग्री है ना। थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 45 डिग्री, देखिए ऊपर रखा गया है। तो tan 45 डिग्री हो जाएगा बराबर v अपान का h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3 और h का मतलब h ही रहेगा यहाँ पर। तो आपको h को इधर भेज देना है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 0.3 और अपान में नीचे आ जाएगा tan 45 डिग्री। और आपको पता होगी tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा 0.3 अपान में 1, अर्थात h इज इक्वल्स टू 0.3। वो गॉस में था तो इसे भी आप गॉस में ही लिख लेंगे, है ना। 0.3 गॉस, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। एक आंसर आपका डन हो गया। अच्छा, दूसरी बात आपसे एक चीज़ और निकालने के लिए कह रहा है। संपूर्ण तीव्रता यानी बी ई निकालने के लिए पूछ रहा है। बी ई निकालने के लिए कह रहा है, तो अभी कोई फार्मूला लगा दीजिए। एच बराबर क्या होता है फार्मूला बी ई। इस वाले फार्मूले से लगाएंगे तो थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, इसलिए इसको ना प्रयोग करके आप बल्कि इसी में से कोई लगा लीजिए। एच बराबर बी ई कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे आपको क्या रख लेना है, एच
एच की वैल्यू कितनी है भाई? एच की वैल्यू अभी आप जस्ट निकाल चुके हैं, ये देखिए 0.3, तो इसके स्थान पे आप क्या रख लेंगे? 0.3 हो जाएगा। और बी ई है संपूर्ण तीव्रता, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कास, और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। तो 0.3 तो 0.3 रहेगा, यहाँ पर बी ई है, और कास 45 वैल्यू 1/√2 है। इस √2 किधर भेज दो तो बी ई बराबर कितना हो जाएगा? 0.3 √2, 0.3 √2। और ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? यही गॉश हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भी गॉश लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कई जगह गॉस यूज हुआ है, तो यहाँ पे आप गॉस लिख लीजिए। वैसे ये सीजीएस सिस्टम का मात्रक है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। एक मिनट में आंसर चेक कर लूँ इसका आंसर आया है या नहीं आया है। आप लोग ऐसे एक मिनट बने रहिए। तो नहीं, आंसर भी कहाँ है? इसकी वैल्यू रखा है भाई, वैल्यू रख लीजिएगा, आ जाएगा उम्मीद है। एक आंसर तो आ गया है। √3 का √2 का वैल्यू रख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, आंसर आपका आ गया है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से लगाइए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है निम्न संयोजन में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने से पहले आप इसे चेक कर लीजिए कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो जो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाती है। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ बगल में, ऐसे 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 बना लीजिए थोड़ा, ऐसे कर, ये देखिए ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा है? बीच में 8 ओम है, और यहाँ पे कितना लिखा है? 3 ओम है, और इधर भी कितना है? 3 ओम है, और इधर कितना है? 6 ओम है, और यहाँ पे भी क्या है? 6 ओम है। और यहाँ पे आप ऐसे ऐसे लगा लेंगे, यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा। इस डायग्राम को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए भाई, इसको आप क्या मानेंगे? पी, है ना, इसको आप पी समझ लीजिए, और इसको कह लीजिए क्यू। ये क्या है आपका? क्यू। इस वाले को कह लीजिए आर, और इस वाले को कह लीजिए आप एस। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो आपका P/Q बराबर R/S होता है। P/Q बराबर R/S। तो भाई P/Q बराबर R/S लिखा है, तो P की वैल्यू है 3, Q की वैल्यू है 6, R की वैल्यू है 3 और S की वैल्यू है 6। तो 3 1/2 हो जाएगा यहाँ पर भी, और 3 1 3, 3 2 6, यानी 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गया भाई। तो अगर ये इक्वल है, जिसका मतलब ये है व्हीट स्टोन ब्रिज। और जब व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो बीच वाले में नो करंट, बीच वाले में नो करंट, है ना, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, अर्थात इसको हम हटा ही देते हैं। चलिए हम इसको हटा देते हैं ना, इसे हम हटा दे रहे हैं। चलो इसे हटा दे रहे हैं। अब देखो आपका काम आसान हो जाएगा एकदम, और आप अगर रेजिस्टेंस थोड़ा भी पड़े होंगे तो लगा लेंगे। यहाँ पे आई है, अब इस करंट को यहाँ तक आएगा। देखिए इसके दो रास्ते हो जाएंगे, एक इधर और एक इधर। तो इधर अगर I1 होगा तो इधर क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। लेकिन I1 वाला जो जाएगा वो इन दोनों में घूम के जाएगा, और I2 वाला जो जाएगा वो इन दोनों में घूम लेगा। और इसके बाद ये ऊपर वाला दोनों और नीचे वाला दोनों जब इनको सॉल्व कर लेंगे, एक बन जाएगा, ये भी एक बन जाएगा, ऊपर और नीचे वाला आपस में पैरेलल कनेक्शन में हो जाएगा। देखिए इनमें करंट जाएगी तो इनमें भी आएगी, यानी ये दोनों अपने सीरीज कनेक्शन में हुई। तो यहाँ पर सीरीज कनेक्शन में हुए तो क्या हो जाएगा? R1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? 3+6। कितना हो जाएगा? 3+6, यानी R1 की वैल्यू जो आ जाएगी, 3 और 6 मिलके 9 हो जाएगा। R1 की वैल्यू आपकी 9 आ गई। ठीक इसी प्रकार से हम नीचे वाले को भी देख लेते हैं। R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3+6, यानी R1+R2 यानी 3+6, यानी R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी, है ना। तो R1 की वैल्यू 9 और R2 की वैल्यू भी
9 आ जाएगी, दोनों की वैल्यू 9 आ गई। अब ये ऊपर वाला नीचे वाला सॉल्व हो चुका है, इसमें अलग करंट जा रहा है, इसमें अलग, तो ऊपर वाला और नीचे वाला देखा जाए तो आपस में दोनों पैरेलल कनेक्शन में होंगे, यानी समांतर संयोजन में होंगे। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, है ना, ये रिलेशन हो जाएगा। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 यानी 1/9, और यहाँ पे भी 1 में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1/R एज इट इज़ 9 है दोनों के बेस में, तो एक बार 9 लिख लीजिए, ऊपर 1 + 1 कर लीजिए, है ना। यहाँ पे बगल में और देख लीजिए भाई, 1/R इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, या इसको आप उलट दीजिए R को, तो ये भी उलट जाएगा, 9/2 हो जाएगा। 9 में 2 से भाग करा देंगे, यानी 9 का आधा हो जाएगा 4.5, और ये है रजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आंसर आप समझ पा रहे होंगे, और बहुत ही इजी वे में हम आपको बता रहे हैं। और बस मेरा आप एक काम कर दीजिए, बहुत सारे लोगों तक इन वीडियोस को फैला दीजिए। आपके जितने भी दोस्त हों जो घर पर बैठे हों, उनके पास वीडियो को ज़रूर भेजें और बताएं कि घर पे बैठ करके सेल्फ स्टडी करें। चलिए आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं और अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र लिखिए और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। देखिए, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र लिखना है, तो जो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। तो सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता, इसका सूत्र होता है 1.22 अपान में लैम्डा, क्या होता है, और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा अगर होगी तो लैम्डा अपान में 1.22, ये सूत्र होता है भाई। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का जो सूत्र होता है वो 1.22 अपान में लैम्डा हो जाएगा। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि इसकी विभेदन क्षमता को कैसी बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए भाई, विभेदन क्षमता को अगर बढ़ाना है तो विभेदन क्षमता अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/लैम्डा होगा। यानी लैम्डा का मान अगर हम डिक्रीज करेंगे यानी घटाएंगे तो विभेदन क्षमता का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लैम्डा का मान कम करके, यानी लैम्डा को बोलेंगे तरंग दैर्ध्य, तो यहाँ पे लिखेंगे तरंग दैर्ध्य का मान कम करके, तरंग दैर्ध्य का मान कम करके, तरंग दैर्ध्य का मान कम करके, कम करके विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, जा सकता है, विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो आप उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए। इसे आप खुद से खींच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए खींचना, और अगर नहीं खींच पाएंगे तो बताइएगा, ज़रूर आपको बता दिया जाएगा। चलिए, इसमें और कुछ डेरिवेशन उसन तो करना नहीं है, नहीं तो कर देते वो हम। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको नया क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो गुण बताइए, है ना, किन्हीं के दो गुण बताइए, इनका दो गुण बताना है, और इसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। चलिए, उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे भाई साहब आप लोग। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, चलिए इनके गुण हम लिख दे रहे हैं। इनका पहला गुण होगा, पहला गुण हो जाएगा, पॉइंट में लिख देते हैं कि यह निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। क्या होगा, यह निर्वात में भी, चुंबकीय तरंगें जो होती हैं यह निर्वात में भी संचरित हो जाती हैं, यह निर्वात में भी
संचरित हो सकती हैं, संचरित हो सकती हैं, संचरित हो सकती हैं, निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, यह निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, यह निर्वात में, ये निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करता है। प्रकाश की वेग, प्रकाश का वेग कितना होता है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से गति करते हैं। 1 मिनट, सॉरी, सही करो। तीन गुणे 10⁸ वेग से गति करते हैं, गति करते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो इनके दो ही गुण लिखने के लिए कहा था, दोनों गुण हमने लिख दिए। अब इस पे न्यूमेरिकल आ रहा है भाई, तो न्यूमेरिकल, चलिए हम लोग न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं। इसमें कह रहा है कि समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र का आयाम होता है जो E0 होता है। E0 की वैल्यू दी गई है 20 वोल्ट पर मीटर, है ना। और वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व बताना है। क्या बताना है, ऊर्जा घनत्व। 1 मिनट, ये यार, ऊर्जा घनत्व बताना है आपको, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, इसका ऊर्जा घनत्व बताना है। तो जो इसका ऊर्जा घनत्व होता है, इसका फार्मूला होता है U बराबर 1/2 अपसाइलन नॉट और E² अपसाइलन नॉट E²। तो भाई इसी को कैलकुलेट कर दीजिए। 1/2 अपसाइलन नॉट की वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। V² का मतलब क्या हो जाएगा, 20 × 20। इस 2 से इसको काट दीजिएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, है ना। या U बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 0 इसको दे दीजिएगा आप, 2 0 जब इसको दे देंगे तो ये 885 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। और देखिए 2 0 तो आप इनका 2 0 इसको दे करके 885 बना लिए हैं। तो 2 1 कम 2 बचा है, और गुणे 10 की पावर कितना बचा है, माइनस में 12। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो U बराबर कितना आ जाएगा भाई, 885 में 2 से गुणा कराएंगे तो देखिए 2 पंचे 10 का 0, 1 कैरी, 2 × 16 = 17 का 7, 1 कैरी, 8 × 16 = 17, 1770 आ जाएगा। और गुणे में 10 की पावर माइनस में 12। और भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं। देखिए 2 अंक पहले दशमलव लगा देना यहाँ पे, तो 1 मिनट लग भी गया है, 1 मिनट मिटा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप दशमलव लगा देंगे, है ना, यानी अगर यहाँ पे आप लिख देंगे 17.70 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा, -10 हो जाएगा। और ये है U, यहाँ 10 है भाई, ये समझते रहिएगा, -10 है। और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल बटे मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। तो उम्मीद है कि ये भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। सॉरी। अब आपको आज का लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, है ना, और इसके बाद फिर मिलेंगे आपको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। लिखा है, एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस नियम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। गॉसेस थ्योरम से एक क्वेश्चन आना तय है। अब कैसा क्वेश्चन आता है आप उसको समझेंगे। चलिए हम आपको पहले डायग्राम बनाते हैं इसमें। 1 मिनट, आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे इसके हम। ऐसे थोड़ा सा
भाई इतनी अच्छा मेरा आर्ट तो है नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, बनाऊँगा। देखिए, यहाँ से आप ऐसे एक वायर पास करिए और ये ऐसे ऐसे दिखा दीजिए, हाँ इधर से गुजर रहा है और इस तरफ ये निकल रहा हो, ऐसे 3D में बनाएंगे आप। और इस पर प्लस का चार्ज, समतल आवेशित चादर है, प्लस का चार्ज ऐसे फैला हुआ है हर जगह, प्लस का आवेशित चार्ज, प्लस का बना लीजिए इसे। ठीक है, अब ये जो तार है इसमें इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई है, और इसका जो एरिया है, ये जो एरिया है वो क्या है, ए है। इनके बीच का एंगल कैसा होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक वही सिचुएशन इधर भी, ई है और ये जो एरिया ए है ना, इनके बीच का एंगल कैसा होगा, 0 डिग्री होगा। अब चलिए हम डेरिवेशन करते हैं इसका। तो लिखेंगे चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व, आप लिखेंगे चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, ये हो जाएगा आपका सिग्मा बराबर क्यू अपान में ए, है ना। ये जो आवेश पृष्ठ घनत्व, देखिए एक होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व, और एक होता है आयतन घनत्व, 3 होते हैं। तो ये सिग्मा बराबर होगा क्यू अपान ए, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है। अब इसके नीचे लिखेंगे कि गासियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स, 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 वैद्युत फ्लक्स, गासियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स फाई ई। देखिए क्या है फाई ई, ये होगा ई डॉट ए, फाई ई क्या होगा, ई डॉट ए, फाई ई, ई डॉट ए। और इसके बाद जो है इधर का भी फाई बराबर ई डॉट ए हो जाएगा, प्लस में ई डॉट ए, दोनों तरफ का ई डॉट ए, इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 ई डॉट ए, फाई इज इक्वल्स टू 2 ई डॉट ए। और इसके बाद हम लगाएंगे गॉस का प्रमेय, यहाँ पे लिखेंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, यानी गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से फाई ई, फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान में अप साइलेंट नॉट, क्या होता है फाई ई बराबर होगा क्यू अपान अप साइलेंट नॉट, और फाई ई बराबर होता है गॉस का नियम क्या होता है, क्यू अपान ई, सॉरी क्यू अपान में अप साइलेंट नॉट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फाई ई है इसकी वैल्यू है, फाई ई की वैल्यू 2 ई ए यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ई ए, है ना, 2 ई ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप चाहें तो ए डॉट बी का, ए बी cos थीटा लगाएंगे तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा का 0 डिग्री वैल्यू 1, तब भी आपका ई ए रहेगा साथ में, है ना। तो यहाँ पे डाट हट जाएगा, 2 ई ए रहेगा, डाट ना लगाइएगा भाई, वहाँ पे एंगल लग लिख करके इसे हटा लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू अपान में अप साइलेंट नॉट। तो यहाँ से अगर आप ई की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू अपान में ये हो जाएगा 2 ए और अप साइलेंट नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू की वैल्यू
सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू अपान में ए होता है, तो क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, देखिए यहाँ से क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए हो जाएगी। और नीचे क्या लिखा है, 2a अप साइलेंट नॉट, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान में 2 अप साइलेंट नॉट, सिग्मा अपान में 2 अप साइलेंट नॉट, और इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। और ये आपका प्रूविंग हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा जो भी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हों। ठीक है, ओके, फिर आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।